अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल AI ऑनलाइन पर। आज मैं फिर से आप लोगों के रूबरू एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये जो वीडियो है ये इस सेशन का पार्ट 12 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 टू पार्ट 11 तक की वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया था। आज की ये जो वीडियो है इसमें भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया उसको मैं हल करने वाला हूँ। तो जी हाँ, इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की गई है अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। इससे अंदाज़ा आपको होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बिहार DLED का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। साथ ही कवायद से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब भी आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने से मिलेगा आपको, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप सीरियल वाइज पार्ट 1 टू पार्ट 11 तक की वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2009 में मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ गए थे? वैशाली, बिहार शरीफ या फिर राजगीर या फिर तेलंगाना। तो 2009 में मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान जो है वो सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए तेलंगाना गए थे। ये तेलंगाना कहाँ है? तो तेलंगाना जो है वो पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसौरी सब डिवीज़न में वाक़ है। जी हाँ, तो यही जो है वो 2009 में मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान जो है वो सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए गए थे। आगे है इक़दाम का वाहिद लफ्ज़ क्या है? तो इक़दाम यानी कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना जिसे कहते हैं, तो उसका वाहिद पूछा जा रहा है। तो इक़दाम का वाहिद जो है वो कदम। मैं हंसता आया इस जुमले में हाल कौन है? जी हाँ, तो अब इसमें आप जो है आपको शक हो रहा होगा कि इसमें जो है वो तो आया लगा हुआ है, तो ये हाल कैसे हो गया? और इसमें पूछ दे रहा है कि मैं जो है वो है हाल, या फिर हंसता है वो है हाल, या फिर आया है वो है हाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सवाल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये तो माज़ी मुतलक है, हो सकता है कि ये सवाल गलत हो, ऐसा जहन में आ रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हंसता आया इस जुमले में हाल जो है वो हंसता है। अब वो कैसे है ये चीज़ मैं आपको वाज़ेह करके बता रहा हूँ। देखिए, पूछा जा रहा है कि इस जुमले में फ़ेल हाल कौन है? तो फ़ेल हाल, फ़ेल किसको कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। तो वर्ब यहाँ देखिए, हंसता जो है वो क्या है? यही तो है, ये जो है ये वर्ब है और ये हाल का वर्ब है। बात समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं हंसता आया, इसमें आया जो है वो क्या है? वो इसमें आया जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इसमें आया से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ब जो मेन वर्ब जो है वो हंसता है, तो उसी से लेना देना है। इसलिए अगर मेन वर्ब, तो अगर मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो बस क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट टेंस का ही सेगा हो गया, यानी प्रेजेंट का ही एक सेंटेंस हो गया। तो मैं हंसता आया या फेल ही है, फेल की ही एक सेंटेंस है, इसलिए मैं हंसता आया इस जुमले में हाल पूछा जा रहा है तो वो हंसता है। इस टाइप का क्वेश्चन 2022 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था एक ही सेट में। एक और है सवाल नंबर 16, पहले आप वो देख लें। उसके बाद अहमद खुश खुश आया इस जुमले में हाल कौन है? जी हाँ, तो इसमें फिर वही बात है कि फेल पूछा जाए, फेल कहते हैं वर्ब को, और इसमें जो है खुश खुश आया, आया जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब जो है वो क्या है? वो खुश खुश है। इसलिए अगर मेन वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो बस प्रेजेंट टेंस का ही सेगा हो गया, इसलिए यहाँ पर खुश खुश जो है वो क्या कहलाएगा? हाल कहलाएगा। उसी तरह एक और सवाल है, सवाल नंबर 27। यहाँ जैद रोता आया इस जुमले में हाल कौन है? तो फिर वही बात है कि यहाँ पर फेल जो है वो हम वर्ब को कहते हैं, तो वर्ब यहाँ देखिए कौन सा है? यहाँ पर रोता, रोता जो है वो क्या है? वो वर्ब है।
और आया से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब क्या है, वो रोता है, इसलिए रोता जो है वो रोता क्या कहलाएगा, वो जो है वो फेले हाल कहलाएगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन पूछा गया था और तीनों का जवाब आप समझ गए। अब आप आगे देखिए सवाल नंबर 4, निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ। जी हाँ, निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो कब शाये हुआ, ये पूछा जा रहा है। निगार अजीम जिनका आपके नसाब में एक अफसाना है आशियाना, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो अक्स जो है वो 1990 में शाये हुआ और उसके बाद गहन 1999 में शाये हुआ। तो अक्स जो है वो पहला अफसानवी मजमुआ है, हालांकि ऑप्शन में 1990 दिया ही नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है। आप जान ले 1990, ठीक है। तो निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो अक्स है, जो 1990 में शाये हुआ। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की, तो मेहदी अफादी जो है वो 3 शादियाँ की। तीसरी बेगम जिनका नाम अजीबुन निसा है, वो आपके किताब में उसका नाम है, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी। तो मेहदी अफादी की कुल मिलाकर 3 शादियाँ हुई, जिसमें से तीसरी बेगम अजीबुन निसा है, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी, वो आपके किताब दरख्शा हिस्सा 2 में है। आगे है अलम की कितनी किस्में हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। जी हाँ, तो अलम, ये अलम इसमें मार्फा की जो हमें आपको 7 किस्में बताया था, एक इसमें अलम, एक ज़मीर, एक इशारा, एक मौसूल, एक माऊद, एक मुज़ाफ और एक मुनादा। उसी में से ये फर्स्ट जो है इसमें अलम। अब इसमें अलम की किस्में पूछा जा रहा है। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, जिसमें से इसमें अलम उसमें आया, और अब इसमें अलम की कुल कितने किस्में हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन में 5 और 6 दे दिया गया है, और किताब में आपको कहीं किसी किताब में 5 भी देखने को मिलेगा और किसी किताब में 6। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कभी भी एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन नहीं देने चाहिए। इससे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं वो 6 लगा कर आए होंगे, और बहुत सारे बच्चे हैं वो 5 भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों किताब में है। अब दोनों अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन अब जो 5 अगर मान रहे हैं और जो 6 मान रहे हैं, तो वो क्यों 6 मान रहे हैं, तो 6 मानने वाले के लिए अलम की जो 6 किस्में हैं वो है इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस और खिताब। और 5 जो मानते हैं वो इस्मी को हटा देते हैं, यानी लक़ब, कुन्नियत, खिताब, उर्फ़ और तखल्लुस, इस तरह से 5 होता है। अब हम तो 6 बताते हैं हमेशा से, और मैं ये बताता हूँ कि ऑप्शन में कोई एक रहेगा, या तो 5 रहेगा या 6 रहेगा, लेकिन यहाँ है दोनों। तो अब इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, तो उसमें जो आंसर की निकला था उसमें जो है वो 5 माना है, और वो 5 माना है तो कौन कौन माना है, तो उसमें लक़ब, कुन्नियत, उर्फ़, तखल्लुस और खिताब। तो इस तरह से मैं भी आपको 5 ही बताऊंगा, लेकिन आप 6 अगर कहते हैं तो वो भी गलत नहीं है। हालांकि इससे पहले जो बिहार बोर्ड का जो 10th और 12th का एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा गया था 10th में, तो उसमें 6 बिहार बोर्ड नहीं माना था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पढ़ने वाले को भी कन्फ्यूज़न हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, और पढ़ाने वाले को अगर दोनों ऑप्शन में दे दे तो। इसलिए कभी भी क्वेश्चन अगर तैयार करे तो या तो कोई एक ऑप्शन दे, इससे जो है ना कन्फ्यूज़न ही नहीं रहता है, ना पढ़ाने वाले को और ना पढ़ने वाले को। खैर ये तो क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि 5 है, और बिहार डीएलएड ने 5 माना था, इसलिए आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 5 ही सही करके आएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, मीर का असल नाम क्या था, मोहम्मद नकी, मोहम्मद तकी, मोहम्मद वसी या फिर मोहम्मद रफ़ी। जी हाँ, तो मोहम्मद तकी मीर यानी मोहम्मद तकी जो है यहाँ पर वो सही हो जाएगा। इनकी पैदाइश जो है वो 1722-23 में हुई थी, और जब ये लड़कपन में ही थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, है ना, और 1810 में ये वफ़ात पा गए थे। 1722-23 में इनकी पैदाइश हुई और 1810 में ये इंतकाल किए थे। ये जो क्वेश्चन है ये 11th का जो आपको कहकशा हिस्सा 2 पढ़ना है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। अब आगे देखिए, अचानक, जब, कब, आज, कल और हमेशा फ़ेल की कौन सी किस्म है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, मुताल्लिक फ़ेल या फिर फ़ेल मुज़ारे। तो अचानक, जब, कब, आज, कल और हमेशा ये सब जो है वो मुताल्लिक फ़ेल है। अब कैसे है, तो मुताल्लिक फ़ेल वह अल्फाज जो फ़ेल की मुख्तलिफ कैफियत या हालत बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे ही हम मुताल्लिक फ़ेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर है अचानक,
तो हमने कहा जैसे एक जुमला है, जैसे ज़ैद अचानक पटना चला गया, तो या फिर हमने कहा वह खूब पढ़ा। तो यहाँ पर जो हम कहे ज़ैद अचानक पटना चला गया, तो यहाँ पर अचानक या फिर वह खूब पढ़ा, यहाँ पर खूब ये फ़ेल की वजाहत कर रहे हैं, इसलिए मुताल्लिक फ़ेल ये है। और मुताल्लिक फ़ेल का दूसरा नाम जो है वो तमीज़ भी होता है ना। तो इसलिए कि अचानक, जब, कब, आजकल और हमेशा ये सब अगर रहे तो ये मुताल्लिक फ़ेल की मिसाल है। जैसे हम कल ज़रूर मिलेंगे, तो ये जो कल है ये क्या है, मुताल्लिक फ़ेल है। तो समझ गए होंगे। आगे देखिए, करार में कौन सा साबका लगाया जा सकता है। जी हाँ, तो अनकरार होगा या पेश करार होगा या पाकरार होगा या फिर बेकरार। तो बेकरार, बेकरार का मतलब बेचैन, यानी जिसे सुकून न हो, हिंदी में कहते हैं ना व्याकुल, तो उसे ही कहते हैं। तो बेकरार यानी साबका का मतलब शुरू में क्या लगाया जा सकता है। आगे है सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी किताब में शामिल है। तो हमारे किताब में यानी दरख्शा हिस्सा 2 में रिया जो है वो आपके निसाब में शामिल है, जिसके मुसन्निफ कौन है, तो वो है सर सैयद अहमद खां। दर्ज झैल में इसमें आम कौन है, इसमें आम कौन है ये कहा जा रहा है। इसमें आम को हम का दूसरा नाम इसमें नकरा है, यानी जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो उसे हम इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं, और जिससे ख़ास चीज़ का इल्म हो उसे हम इसमें मारफा या फिर इसमें ख़ास कहते हैं। तो आम यानी जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो वो पूछा जा रहा है। तो नदी, नदी में ये तीनों आ गया, जमुना, गंगा और झीलम। तो इसलिए नदी जो है वो क्या है, ये पूरी ज़ात का इससे इल्म हो रहा है, तो नदी जो है वो इसमें आम यानी इसमें नकरा है। ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है। जी हाँ, ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है। तो जैसे इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि ख़त लिखने वाला, ख़त लिखने वाले को हम मकतूब निगार कहते हैं। कैसे समझेंगे, तो देखिए 12th में कहकशा हिस्सा 2 में एक चैप्टर है 11th चैप्टर गुब्बारे खातिर से 3 खतूत, जिसके मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, वहीं से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब गुब्बारे खातिर से 3 खतूत जो है, ये खतूत वो कहाँ से लिखे थे, तो किला अहमदनगर जेल में जब वो कैद थे तो वहाँ से लिखे थे। तो जो ख़त लिखा उसको हम मकतूब निगार कहते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो ख़त लिखे। अब कोई भी आदमी ख़त लिख रहा है तो वो किसी के नाम ख़त लिखेगा ना, तो वो ख़त जिनके नाम लिखे, हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम वो ख़त लिखे थे, तो उसे हम मकतूब इलैह कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी ख़त लिखने वाला कौन है यहाँ पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मकतूब निगार है, और वो किसको ख़त लिखे, तो हबीबुर रहमान खां शेरवानी को, तो वो मकतूब इलैह कहलाएंगे। अब आगे देखिए, सवाल नंबर 13 में है, बुढ़ी का मानी अगर गलत है तो उस लफ्ज़ के बा पर कौन सी हरकत होगी कि आज़ाद का मानी होगा। जी हाँ, अगर बा के ऊपर पेश के साथ बुरी जो है उसका मानी अगर गलत है तो उस लफ्ज़ उसी बा के ऊपर कौन सा हम लफ्ज़ अगर लगाएंगे तो उसका मानी आज़ाद होगा। यानी बा के ऊपर अगर हम ज़ेर लगाएंगे तो बिड़ी हो जाएगा, क्या उसके मानी आज़ाद होगा। या फिर बा के ऊपर अगर हम ज़बर लगाएंगे तो बड़ी हो जाएगा, उसके मानी आज़ाद होगा। तो जी हाँ, बा के ऊपर अगर हम ज़बर लगाते हैं तो उसका मानी जो है वो आज़ाद हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ। दर्ज झैल में दुरुस्त लफ्ज़ दुरुस्त माने के साथ कौन है, ये पूछा जा रहा है। बद माने बिदात, या फिर बाद माने आखिर, या फिर बाद माने फासला। तो बाद का मतलब क्या होता है, दूर होना, है ना, यानी ज़माने के एतबार से पीछे का जो दौर होता है वो। तो बाद का मानी दूर होना यानी फासला, ये भी सही है, और बाद का मानी आखिर, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है, दोनों बे और जीम, यानी बे में है बाद माने आखिर और जीम में है बाद मानी फासला, ये दोनों सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए सवाल नंबर 15, माश में मुनासिब साबका जोड़े, क्या बामाश या हे माश या बरमाश या फिर बदमाश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बदमाश। बदमाश का मतलब क्या होता है, गुंडा, जिसे लुच्चा लफंगा कहते हो आप, वही तो बदमाश कहलाता है। आगे है अहमद खुशखुश आया, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। इस जुमले में हाल कौन है, तो खुशखुश जो है वो हाल है, शुरू में ही मैं बता दिया हूँ इसका जवाब। ज़मान या वक्त के लिए जिस फ़ेल का इस्तेमाल होता हो उस फ़ेल को क्या कहते हैं, ज़मान को ही यानी ज़मा को ही वक्त कहते हैं। तो उसके लिए जिस फ़ेल का इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है, तो उसको हम फ़ेल मुताल्लिक कहते हैं। जैसे
जैसे हमने कहा रास्ते में शदीद मौसम का सामना करते हुए जहाज़ शुमाल की तरफ रवाना हो गई। बात समझ में आई? रास्ते में शदीद मौसम का सामना करते हुए जहाज़ जो है वो शुमाल की तरफ रवाना हो गई। अब इस जुमले में गौर करें कि रवाना हुआ क्या है, ये फेल है, और जहाज़ के रवाना होने में ख़ास बात क्या है, यहाँ पर है कि शुमाल की तरफ रवाना हुआ है, इसलिए इस जुमले में जो है वो शुमाल की तरफ क्या हो जाएगा, मुताल्लिक फेल हो जाएगा। तो यही जो है वो फेल मुताल्लिक कहलाता है। तो ज़मान या वक्त जो है वो के लिए जिस फेल का इस्तेमाल हो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फेल मुताल्लिक कहते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ वहाँ, आगे पीछे, नीचे ऊपर, अंदर बाहर, दाएं बाएं, इधर उधर, ये सब अगर रहे तो ये सब फेल मुताल्लिक है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 18 में है, निगार अज़ीम के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम जो है वो गर्दे आवारगी। ऑप्शन में तो है ही नहीं। निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम अक्स, चार चेहरे, दर्पण, डायन। जी हाँ, इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। इनके जो एक सफ़रनामा है जिनका नाम है गर्दे आवारगी निगार अज़ीम का, वो ऑप्शन में नहीं है। आप याद रखेंगे गर्दे आवारगी, आवारगी। चूँकि हाथ से यहाँ लिख रहे हैं तो तहरीर बन नहीं पाती है, खैर आप समझ लेंगे। चूँकि यहाँ पर अक्स है, अक्स क्या है, निगार अज़ीम के पहला मजमुआ है अफसानों का जो 1990 में शाये हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम क्या है, तो वो क्या है, गर्दे आवारगी, जो ऑप्शन में नहीं है। दो लोगों के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को क्या कहते हैं? तो दो लोगों के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को हम ख़त कहते हैं, और तकरीरी रहता तो उसे हम इंटरव्यू कहते हैं, जो ऑप्शन में है भी नहीं। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई? तो अभी जस्ट मैं बताया था, जब उनका असल नाम पूछा गया था तो उसी टाइम कि मीर तकी मीर जो है इनकी पैदाइश 1722-23 में हुई थी। तो ऑप्शन में है 1723, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ। आपके किताब में 1722-23 दिया गया है, तो अगर ऑप्शन में 1722 रहता तो आप 22 पे भी लगा सकते थे। चूँकि 22 नहीं है, सिर्फ एक 23 है, तो 23 ही सही है। हक़ की जमा क्या है? जी हाँ, हक़ की जमा क्या है? तो हुकूक है। हुकूक यानी राइट्स, जिसे आप अधिकार जिसे कहते हो, फ़राइज़ जिसे कहते हो वो। आगे देखिए सवाल नंबर 22, मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है? तो मसनवी सहरुल बयान जो है वो मीर हसन देहलवी की तसनीफ़ है, जिनकी पैदाइश जो है वो मेरे जहन में नहीं है इनकी पैदाइश के बारे में, खैर आप देख लेंगे। इनका असल नाम जो है वो ग़ुलाम हसन था, और इनके वालिद का नाम जो है वो ग़ुलाम हुसैन था, और सबसे ज़्यादा शोहरत जो है मीर हसन देहलवी को यही मसनवी सहरुल बयान की ही वजह से हुई थी। आगे देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे, और इनकी वफ़ात जो है वो 1984 में हुई थी। नसीम का पूरा नाम क्या है? तो नसीम का पूरा नाम जो है वो दयाशंकर कौल है, इसलिए पंडित दयाशंकर जो ऑप्शन अलिफ में है वो सही है। और इनके वालिद का नाम जो था वो गंगा प्रसाद कौल था। इनकी पैदाइश 1811 में लखनऊ में हुई, और 1845 में ही इनका वफ़ात हो गया, यानी कुल मिलाकर 33-34 साल की एज ही में इनका इंतकाल हो गया, और इसी एज में जो है वो मशहूर भी हो गए थे। आगे देखिए सवाल नंबर 25, ज़ैल में कौन गालिब के खतूत का मजमुआ है? गुबार खातिर तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, तो ये तो हुआ नहीं। उर्दू मुअल्ला जो है वो खतूत का मजमुआ है। एक दो गालिब के खतूत का मजमुआ है, एक है उर्दू हिंदी और एक है उर्दू मुअल्ला। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्लास 12th में और क्लास 10th में भी, और आपसे भी पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। हो सकता है आप एग्ज़ाम देने जाए तो दर्ज झैल में कौन गालिब के खतूत का मजमुआ है, उसमें उर्दू मुअल्ला ऑप्शन में ना हो और उर्दू हिंदी हो, तो आप दोनों ज़रूर याद रखिएगा। गुलशन क्या है? जी हाँ, गुलशन क्या है? तो जिससे मकाम या वक्त का पता चले, इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा, क्योंकि गुलशन ऐसा बाग जहाँ बहुत तरह के फूल खिले हो, यानी फुलवारी जिसे कहते हो आप, उसी को गुलशन कहते हैं। या वैसा रौनक या मुसर्रत जगह जहाँ लोग जाकर थोड़ी खुशियाँ हासिल करते हैं, तो उसे ही हम गुलशन कहते हैं। ज़ैद रोता आया, इस जुमले में हाल कौन है? तो रोता जो है वो हाल है। इससे पहले मैं सवाल नंबर 3 जब हल कर रहा था उसी टाइम में बता दिया था। सवाल नंबर 28 में है साबका।
शुरू में आने वाले को कहते हैं, ये तो कन्फर्म है, और लाहिका बाद में आने वाले को, आखिर में आने वाले को। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? जी हाँ, कितना बढ़ गया है ये पूछा जा रहा है। तो ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया है। बस इसका यही जवाब है। अगर इसके बारे में और भी आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। साइंसदानों का ख्याल जो है वो आखिर ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना इजाफा हो गया, क्यों ये क्वेश्चन लिया गया? तो और इसका जवाब है 0.75 डिग्री सेल्सियस। आखिर क्यों? देखिए, साइंसदानों का ख्याल क्या है कि हमारी जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो पिछले 100 वर्षों में जो है 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और आखिर बढ़ गया है तो इससे क्या हो सकता है वो चीज़ आप जानें। अगर उनका कहना था 20वीं सदी में साइंसदानों का कि अगर यही हालत रही तो 21वीं सदी में जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, यानी इजाफा हो सकता है, जो हमारे लिए तशवीशनाक है। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इसी 21वीं सदी के बारे में बताया गया था कि अगर क्या कहते हैं 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। उस टाइम में कहा गया था कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही तशवीशनाक है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो है ना, वो समुद्री जो बर्फ़ होते हैं उसके बड़े बड़े तोदे जो होते हैं वो तेज़ी से पिघलते हैं, और जब वो तेज़ी से पिघलते हैं तो इसकी वजह से जो है वो समुद्र में पानी की जो सतह होती है वो तेज़ी से बढ़ रही होती है ना। तो इसकी वजह से जो है वो कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा होता है। तो ख़ासकर अभी जो है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, उसका कुछ हिस्सा है, या फिर हमारे देश का ही जो है वो भारत का कुछ दक्कनी साहिली इलाका है, या मालदीव वगैरह जो है उन सब का भी जो है वो डूबने का चांस है। इसलिए जो है वो ज़मीन का दर्जा हरारत जो पिछले 100 वर्षों में 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, और अब 21वीं सदी में अगर 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस इजाफा हो जाता है तो ये हमारे लिए तशवीशनाक है। बात समझ में आई? तो ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया था? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। पीना, निकलना, रहना, लगना और दिखाई देना, इन लफ्ज़ों का ताल्लुक़ फ़ेल की कौन सी किस्म से है? तो कौन से किस्म से है? तो वो नाक़िस से है। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से इससे पहले भी बताया हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में ही, तो आप समझ लिए होंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताया हूँ। उम्मीद है आपको सारे सवालात समझ में आए होंगे। अगर किसी भी सवाल में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जुड़ जाएं। वहाँ क्विज़ भी कराया जाता है, और कोई भी सवाल हो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।